तो हम ऑर्गेनिक को फॉर अ वाइल 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 चैप्टर्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जिसमें बेटा हम लोग आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, एवरीथिंग विल गोइंग टू टॉक अबाउट, जो भी जनरल चीज़ें होती है हम इसमें बात करने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। व्हाट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? देखिए, हम लोगों को नॉर्मल कार्बन के कंपाउंड्स पता है, जो हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि हमारे पास एल्केन होता है ना। एल्केन किस तरीके का होता है? जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का लाइक दिस। एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो सबसे छोटा एल्केन हमारे पास कौन सा आता है? मेथेन आता है, फिर इथेन आता है C2H6, फिर C3H8 एंड सो ऑन ऐसे आते रहते हैं हमारे पास। इन सब में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मीथेन का स्ट्रक्चर तो वी ऑल नो, दिस इज मीथेन। इथेन का स्ट्रक्चर है CH3CH3, C3H8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH3 CH2 CH3, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास एंड सो ऑन। जैसे ब्यूटेन बनाएंगे तो और बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा 4 कार्बन का। अब हम लोग जो है इस फॉर्मूले में इस तरीके से स्ट्रक्चर को नहीं लिखने वाले हैं। हम लोग जो है स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? हर कार्बन को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और हर बॉन्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैंने इथेन बनाया बेटा, जो कि है CH3CH3, इसमें आप देख रहे हो 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी लाइक अ लाइन। दिस लाइन मीन्स इथेन। इस पॉइंट का मतलब यहाँ एक कार्बन, इस पॉइंट का मतलब यहाँ एक कार्बन है और हर कार्बन के 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होती है और ये एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस कार्बन को 3 और बॉन्ड बनाना है, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम करूंगी इस पे 3 H है और इसको भी 3 और बॉन्ड बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट मैं इस पे अज्यूम करूंगी 3 और H है। सो आई विल नॉट बी राइटिंग H एवरीवेयर, हम H नहीं लिखने वाले। हम हर कार्बन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और हर एक बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लेट्स से आपके पास यहाँ कितने कार्बन है बेटा? 3, तो आप 3 पॉइंट बना लो। अब वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे बनाओ 3 पॉइंट या फिर आप 1 2 तीसरा ऐसे बनाओ, इस तरीके से आप बनाओ। बट अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप जब इनके बीच में लाइन लगाओगे देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी एंड अप स्किपिंग दिस पॉइंट। आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे पॉइंट है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास 3 कार्बन होता है, मतलब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, तो हम जो लाइन्स है उसको, मतलब जो बीच वाले कार्बन होते हैं उसे हम एज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से जो है मैं फॉर्मूला बनाती हूँ। तो ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया। हर कॉर्नर और हर एंड पे एक कार्बन होगा, मतलब यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। इस कार्बन के पास 3 H होंगे क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन के पास 2 H होंगे क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और इस कार्बन के पास 3 H होंगे। तो मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन C3H8। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम हर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों ना, उसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेट्स से मेरे पास कोई इस तरीके का कंपाउंड है, CH4 कैसे बनता है? CH4 को कुछ जस्ट अ डॉट, इसलिए हम उसको बनाते नहीं, उसको मीथेन ही रखते हैं। वी हैव दिस, हाउ मेनी कार्बन्स आई हैव? 1 2 3 4, ठीक। बट 4th वाले कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 3 कार्बन पहले जो है 1 2 3, उसको लेट्स से ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो जो मिडिल वाला कार्बन है उस पर CH3 है, तो उस पर एक इस तरीके से लगा दिया। तो अब देखेंगे ये एक मिडिल वाला कार्बन होगा, ये वाला, जिसपे एक तो H होगा क्योंकि 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं। एक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये एक CH3, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से एक CH3 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से एक CH3 हो गया, यहाँ पे एक H हो गया। तो एक्जैक्टली ये फॉर्मूला नहीं हो गया। सो विल बी रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों ना हो, हम उसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से जो है अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, समवॉट लाइक दिस, मैंने बना दिया। और मैं आपसे पूछूं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए, तो बहुत आसान है स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना, मुश्किल नहीं है। ये एक कार्बन होगा बेटा, ये एक एंड पॉइंट कार्बन हुआ, ये भी एक कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से भी 2 कार्बन जुड़े हैं। समझ रहे बात को?
फिर इस कार्बन से यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर इस कार्बन से ये कार्बन है और इस कार्बन से ये एक एंड पॉइंट वाला कार्बन होगा, फिर इस कार्बन से ये कार्बन से ये वाला कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन। सो वी हैव ऑल दिस कार्बन। सो आई विल स्टार्ट मेकिंग द कार्बन्स आउट ऑफ इट। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं इस कार्बन से शुरू करूंगी, यहाँ से यहाँ इस कार्बन पे गई, फिर यहाँ से यहाँ इस कार्बन पे गई, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, फिर इस कार्बन से इस कार्बन पे गई, फिर इसके बीच में 2 और कार्बन बना दिए यहाँ पे, फिर इस कार्बन से यहाँ गई, यहाँ से इस कार्बन पे गई, इस कार्बन से इस कार्बन पे गई, इनके बीच में पाई बॉन्ड बना दिया, ये डन हो गया। फिर इस पॉइंट से मैं आगे गई, इस कार्बन पे, इससे ऊपर एक कार्बन पे गई, फिर यहाँ एक कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ एक कार्बन है, फिर इसके साथ एक और कार्बन है। मैंने सारे कार्बन बना दिए। अब मैं सब पे H देती रहूँगी। कैसे? क्योंकि मुझे हर कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे करने हैं? 4। तो इसके एक बॉन्ड पूरा है तो 3 H लगा दिए, इसके 1 2 3 बॉन्ड पूरे हैं तो 1 H लगा दिए, इसके भी 3 बॉन्ड पूरे हैं तो 1 H लगा दिया, इसके भी 3 बॉन्ड पूरे हैं तो 1 H लगा दिया, इसके 3 बॉन्ड पूरे 1 H लगा दिए, एक बॉन्ड है तो CH3 एक, फिर यहाँ पे आप देखेंगे चारों बॉन्ड पूरे हैं तो कोई H नहीं लगाया, यहाँ एक H आएगा, फिर यहाँ पे एक 3 H आएंगे, फिर 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, फिर इसके 3 पूरे हैं तो इसको H दिया, इसको CH2 दिया, इसको CH3। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है बेटा, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Right, this is the real structure formula and this is the bond line formula. Sometimes even ask you कि बेटा कंडेंस फॉर्मूला लिखो, तो कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को छुपा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बट ये जो मैंने C2H6 लिखा है ये क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला में आप बॉन्ड को छुपा देते हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप बॉन्ड H कार्बन सबको दिखाते हो, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सिर्फ आप किसको दिखाते हो? बॉन्ड को दिखाते हो। ये बात क्लियर हो रही है? तो आपको हर तरीके का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला जो है लिखा आना चाहिए। लेट्स से मुझे इस मॉलिक्यूल का कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी CH3 CH CH CH, ब्रैकेट में CH CH3 CH C CH C CH3 CH CH2 CH3, मतलब like this. I will not be writing any kind of bond. And when I am writing bond, that is just the bond line formula. When I am mentioning carbon also, bond also, hydrogen also, that's the real structure formula we have. यहाँ तक बात समझ आ गई? अब लेट्स से मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कंडेंस फॉर्मूला। हम लोग कैसे लिखेंगे? हम स्टार्ट करेंगे CH3 से, CH CH and then we have CH। इसके ऊपर ये बेटा एक ब्रांचिंग है ना, इस ब्रांचिंग को आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे CH Me2, Me2 मतलब CH, Me मतलब मिथाइल। सो दिस, इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए CH3 होल ट्वाइस, वी गेट दिस। देन वी हैव द CH, फिर इस CH के CH एंड देन वी हैव दिस अनदर थिंग, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि ये एक तरीके से ब्रांचिंग जा रहा है इसके ऊपर। एंड देन वी हैव C, फिर CH3 CH CH2 CH3। इसमें जो CH 3 बार आया उसको एक साथ नहीं लिखना? इनको नहीं, अगर आप एक साथ लिख दोगे तो फिर ये एक और कंपाउंड बन जाएगा, उसको एक साथ नहीं लिख सकते, आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। लेट्स से सपोज तुमने इनको एक साथ लिख दिया तो दैट विल बिकम C2H3 एंड C2H3 विल बी सम अदर फॉर्मूला ना, देन तो आप उसको अलग नहीं, मतलब एक साथ नहीं लिख सकते, अलग अलग करके लिखोगे, ठीक। तो CH3 CH है, दैट मीन्स ये CH3 है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ से एक सिंगल बॉन्डेड है, उसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, फिर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ दैट मीन्स वो उस कनेक्टिंग एटम से एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, राइट। सो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है लिखते हैं। तो आपको हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी टेक इज अ बेंजीन स्ट्रक्चर। तो हम नोटिस करेंगे बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है इस तरीके से, दिस इज बेंजीन। बट अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखूं तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका कैसा होगा बेटा? इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, राइट। अभी जब आप किसी भी ग्रुप पे बेटा कोई वैकेंसी खाली रख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे, दैट मीन्स इनके ऊपर H है,
अगर आपने लेट्स से बेंजीन लिखा और उसके ऊपर इस तरीके से रख दिया, तो ये एक लाइन होगी जिसका एक एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मिथाइल है। तो अगर आपने वैकेंसी किसी भी बॉन्ड की खाली छोड़ी है ना, मतलब वहां पे एक मिथाइल है, एक कार्बन है। अगर आपको यहाँ कार्बन नहीं चाहिए, कुछ और लगाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली OH है। तो अगर आप OH नहीं लिखोगे लेट्स से, तो वी विल एज्यूम यहाँ पे क्या है, मिथाइल। और अगर H लगाना है तो इसको मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि आपने ऐसा लगा दिया, दैट मीन्स देयर इज अ कार्बन आउट देयर। बात क्लियर हो रही है? डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कि अगर आपने यहाँ पे वैकेंसी खाली छोड़नी है तो कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। अगर आपने यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया, दैट मीन्स वहाँ पे फिर एक कार्बन आ गया। और अगर आपको कार्बन नहीं चाहिए, वहाँ CL Br कुछ और लगाना है एक्सेप्ट कार्बन, देन यू हैव टू राइट कि आप उस बॉन्ड पे क्या लगाना चाह रहे हैं। आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम उसे क्या मान के चलेंगे, कार्बन मान के चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब लिखो डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना। डिग्री ऑफ कार्बन होता है कि एक कार्बन जिसके आप डिग्री बताना चाह रहे हैं कि फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने सिंपल एक इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल प्रोपेन CH3 CH3। आप इस कार्बन की अगर डिग्री बता रहे हैं तो ये कार्बन फर्दर कितने से अटैच है, 1 से, तो दिस इज 1 डिग्री। ये मिडल वाला कार्बन कितने से कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, 2 कार्बन से, दिस इज 2 डिग्री। ये कितने से अटैच है, 1 से, दिस इज 1 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब मैंने ईथेन बनाया, लेट्स से दिस लाइन, तो ये 1 से अटैच है 1 डिग्री, ये भी 1 से अटैच है 1 डिग्री। अब मैंने कोई और स्ट्रक्चर बनाया, लेट्स से सारे कार्बन की मुझे लेट्स से डिग्री बतानी है, तो दिस कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, 1 से 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, 1 से 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3 3 डिग्री। ठीक, फिर इस कार्बन को देखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 डिग्री। इसको देखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसको देखिए 3 कार्बन 3 डिग्री, इसको देखिए ये 1 डिग्री, इसे देखिए ये 1 ये 2 ये 2 डिग्री, इसको देखिए 1 डिग्री। 4 डिग्री भी जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने ऐसे बना दिया, दैट मीन्स दिस इज अ कार्बन विच इज अटैच टू अनदर कार्बन। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, द मिडिल कार्बन वुड बी 4 डिग्री, क्वाटरनरी कार्बन जिसे बोलते हैं। दीज और कार्बन वुड बी 1 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो कि C अटैच टू 4 CH3s, देन द मिडिल कार्बन वुड बी 4 डिग्री, राइट। लेट्स से आपने मीथेन बनाया, खाली मीथेन, तो ये एक ही कार्बन है, ये फर्दर किसी कार्बन से अटैच है नहीं, तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री वी हैव टिल 4 डिग्रीज। 0 डिग्री मतलब मीथेन जिसपे एक कार्बन फर्दर किसी कार्बन से अटैच नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच होता है। 1 डिग्री जिसपे एक कार्बन फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री जब एक कार्बन फर्दर किसी 2 से अटैच हो साइमल्टेनियसली। और 3 मतलब फर्दर 3 से अटैच हो, और 4 मतलब फर्दर 4 से अटैच हो। जो 1 डिग्री कार्बन है उसे बोला जाता है बेटा प्राइमरी। 2 डिग्री जिसे बोला जाता है उसे बोलता है सेकेंडरी। 3 डिग्री मतलब टर्शरी, एंड 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी, राइट। सो वी हैव ऑल दीज 4 डिग्रीज ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। बात क्लियर होती है? IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो हम लोग सबसे पहले एक बेसिक नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। देखिए नॉमेनक्लेचर के क्या पार्ट्स होते हैं आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में हम लोग लिखते हैं बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हम लोग लिखते हैं बेटा वर्ड रूट, फिर हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। मतलब अगर आप IUPAC के हिसाब से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 पार्ट होंगे, आपको इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। जो पहला पार्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये रेफर करता है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका नाम हम प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स मुझे ये बताता है कि मेरा कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है।
अगर मेरा कंपाउंड साइक्लिक है तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाया जाता है बेटा साइक्लो, और अगर मेरा कंपाउंड नॉन साइक्लिक है मतलब साइक्लिक नहीं है तो उसके आगे कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं लगाएंगे तो मतलब नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लो लगा दिया मतलब साइक्लिक कंपाउंड है। वर्ड रूट मुझे बताता है हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव इन मेन चेन, हाउ मेनी कार्बन्स आर इन मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है वो मुझे वर्ड रूट बताता है। देन प्राइमरी प्रीफिक्स मुझे बताता है कि मेरा सिस्टम एल्केन है, अगर एल्केन है तो सफिक्स लगेगा एन, अगर मेरा सिस्टम एल्कीन टाइप है तो उसमें सफिक्स लगेगा इन, और अगर मेरा एल्काइन टाइप है द सफिक्स वुड बी आइन। और फाइनली सेकेंडरी सफिक्स मुझे बताएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वी हैव, कौन से फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। तो आपको इस सीक्वेंस में लिखना होता है, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, फिर आपको साइक्लिक या नॉन साइक्लिक के हिसाब से दिख रहा है, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगाइए, नॉन साइक्लिक है कुछ मत लगाइए। उसके बाद आप वर्ड रूट लिखेंगे कि मेन नंबर कार्बन कितने हैं मेन चेन में, फिर आप प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे कि आपका सिस्टम में डबल बॉन्ड है नहीं है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन। और लास्ट पे आप किसको बताते हैं कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू फॉलो इट, ये आपको हमेशा थ्रू आउट याद रखना है। ऐसा पॉसिबल है बेटा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगी, यहाँ से शुरू करूंगी, ये नहीं होगा तो मैं सीधा वर्ड रूट से शुरू करूंगी, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होगा तो खाली वर्ड रूट और एल्केन एल्कीन लिख के खत्म कर दूंगी, है ना। बट द सीक्वेंस हैज टू बी फॉलोड, अगर सब कुछ प्रेजेंट है ये सीक्वेंस ऐसे फॉलो रहेगा, ठीक। सबसे पहली चीज अब बात आती है कि मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो मेन चेन कैसे चूज करना है इसके ऊपर जरा हम लोग जो है थोड़ी सी बात करेंगे, हाउ टू चूज अ मेन चेन। देखिए मेन चेन अलग अलग केसेस में अलग अलग चूज की जाती है। सबसे पहले अगर मैं ये मान रही हूं कि मेरे पास कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हम केस 1 ले रहे हैं इसमें, इफ नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है एंड नो फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मेरा सिस्टम सिंपल एल्केन सिस्टम और डबल ट्रिपल है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो उस केस पे मेन चेन होगा लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन, राइट। देन द मेन चेन वुड बी द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन, देन मेन चेन इज longest number of carbon chain। तो जिससे सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसे मैं मेन चेन मानूंगी। अगर ऐसी एक आधा चेन और एग्जिस्ट करती है, मतलब 2 चेन ऐसी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन है, तो आप वो चेन को प्रेफरेंस दोगे या उस चेन को मेन चेन मानोगे जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। इफ मोर देन वन चेन exist having large number of carbons, then chain having maximum substituent is considered as main chain। तो जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे वही मेरी क्या होगी बेटा, मेन चेन। ये बात क्लियर होती है। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो इफ डबल एंड ट्रिपल प्रेजेंट बट नो फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे ही डबल और ट्रिपल आने लग जाता है बेटा, मैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन को प्रेफरेंस नहीं देती, मैं वो चेन सेलेक्ट करने लगती हूँ जिसके अंदर डबल या ट्रिपल इंक्लूड हो। मतलब डबल एंड ट्रिपल को इंक्लूड करते हुए मेन चेन जाएगी, चाहे उस मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम क्यों ना हो, आई डोंट केयर, बट आई विल टेक द मेन चेन दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, राइट। द मेन चेन शुड कंटेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब नो फंक्शनल ग्रुप बेटा, नो फंक्शनल ग्रुप, नंबर नहीं है, नो फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के मेन चेन में होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर। और इन केस ऐसी 2 चेन एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो
आप वो चेन को प्रेफरेंस दोगे जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा है। बट कार्बन नंबर को पहले प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, वो मेन चेन ली जाए जिसके अंदर डबल और ट्रिपल जो है इंक्लूड हो रहा हो, राइट। इफ मोर देन वन चेन contains maximum number of double or triple, then largest chain is preferred, largest carbon chain is preferred। तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ तक बात क्लियर होती है, कोई डाउट? हाँ जी। इसमें आपने लिखा है more than one chain exists या लगे यहाँ पे अगर मैंने बोला कि डबल बॉन्ड नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, दिस इज नो फंक्शनल ग्रुप एंड नो डबल बॉन्ड, तो आप वो चेन लोगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। लेट्स से 6 कार्बन मैक्सिमम जा रहे हैं और ऐसी 2 चेनें एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें 6 कार्बन है, तो आप वो कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप आपको पता चलेगा आगे कौन होते हैं, जैसे आप अल्कोहल, कीटोन, दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर लाइक मिथाइल, एल्काइल्स ग्रुप्स। विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, इट विल कम इनटू योर पिक्चर आएगा। सेकेंडली, डबल और ट्रिपल जब प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप मैक्सिमम वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें डबल और ट्रिपल है, और अगर ऐसे डबल और ट्रिपल वाले 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। मतलब नाउ द कार्बन एटम्स गेट्स द सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज मैक्सिमम डबल और ट्रिपल। और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मेन चेन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। तब मुझे नहीं मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे नहीं मतलब ज़्यादा कार्बन है, कम कार्बन है, मेरा बस मकसद इतना है कि उस मेन चेन के अंदर क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। तो मेन चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। केस 4, इफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आप मेन चेन वो लोगे सबसे पहले जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। ठीक, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप लेने वाले 2 चेन एग्जिस्ट करती है तो आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर डबल और ट्रिपल भी आ रहे हैं, और अगर ऐसी भी 2 चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो आप वो सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे हैं। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले मिलेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के अंदर आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ऐसी 2 चेन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो होना चाहिए जिसमें डबल और ट्रिपल भी आए, और अगर डबल और ट्रिपल भी 2 चेनों में आ रहा है तो वो चेन होनी चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। मतलब डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में आप चलोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप टू द कार्बन, राइट। देन हम यहाँ लिख लेते हैं मेन चेन शुड हैव फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी डिक्रीज करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। डिड यू गेट द पॉइंट? तो आपको मैं सारी चीज़ों के एग्जाम्पल दूंगी, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है, उसका क्या प्रीफिक्स क्या सफिक्स, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बट अभी आप पहले ये समझ लीजिए कि आपको मेन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जो मेन चेन होगी उसके अलावा जितनी भी कार्बन चेन होगी वो सारी सब्स्टिट्यूएंट होगी। मेन चेन के अलावा जितने भी और सारी चीजें प्रेजेंट है वो सब्स्टिट्यूएंट होगी, और फंक्शनल ग्रुप कुछ ही होते हैं, वही फंक्शनल ग्रुप होता है, रेस्ट ऑल सबको मैं क्या मान के चलती हूँ, सब्स्टिट्यूएंट मान के चलती हूँ, राइट। विल गोना टॉक अबाउट इट। अभी आप पहले ये लिख लीजिए, लिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप बेटा जो हमें पढ़ने हैं, बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स उनकी बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा COH, अगर आपने देखा हो C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज सल्फोनिक एसिड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसे लिखते हैं SO3H। दिस इज सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। खाली OH होता है, इसे बोलते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास O भी होता है, खाली O, मतलब यहाँ पे भी कार्बन चेन लगी रहेगी, यहाँ पे भी कार्बन चेन लगी रहेगी। इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है ईथर फंक्शनल ग्रुप। अगर आपने O C डबल बॉन्ड O
लाइक दिस, यहाँ एक कार्बन चेन, यहाँ एक कार्बन चेन, तो C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो अब देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O के आगे H लगा दिया तो एसिड बन जाता है, SO3H एसिड होता है, OH अल्कोहलिक होता है। यहाँ अगर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कार्बन चेन दोनों साइड आ गई तो ईथर हो गया, C डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन चेन आ गई तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O इस तरीके से आए, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O X मतलब हैलोजन, Cl Br कोई भी X मतलब Cl X इज इक्वल टू Cl या फिर Br लाइक दिस। तो X मेरा हैलोजन है तो उसे बोलते हैं दिस हैलो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप या एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, एसिड हैलाइड। दोनों लिख सकते हैं? दोनों नहीं लिख नहीं सकते, ये नाम है फंक्शनल ग्रुप का, लिखेंगे तब उसका सफिक्स या उसका प्रीफिक्स, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ नाम है उसका कि जब IUPAC में लिखते हैं तो ये नाम नहीं लिखते। IUPAC में ऑल हाइड्रोक्सी अलग डिफरेंट नाम होते हैं सबके, तो वो अलग लिस्ट है। ये सिर्फ लिस्ट बता रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं और उनका असली नाम क्या है। IUPAC में जब नाम लिखते हैं तो डिफरेंट नाम लिखते हैं उनका। ये जो फंक्शनल ग्रुप आप बता रहे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से? नो प्रायोरिटी ऑर्डर, नॉट राइट नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी ऑर्डर, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर होगा तो उसका प्रीफिक्स सफिक्स सब लिखा जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एनहाइड्राइड एस्टर अल्कोहलिक सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक, दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये जो भी आपने लिखा हेलो कार्बोक्सिल एसिड हैलाइड, हेलो कार्बोनाइल या फिर एसिड हैलाइड, इसका नाम है ये एक ही है या मतलब ये अलग। ठीक। दिस C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड OR जो है उसको बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सो वी हैव कीटोन, एल्डिहाइड, अमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ईथर, अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। हम अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ। नहीं, और भी बहुत होते हैं। अब बेटा जैसे NH2 है खाली तो उसे अमीन बोलते हैं, Cl Br I NO2 साइनो साइनाइड आइसोसाइनाइड, वी हैव लॉट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जनरली ये अमीन है, ये हैलोजेंस है, इसको बोलते हैं नाइट्रो साइनाइड, आइसोसाइनाइड। हमारे पास SCN भी होता है, SCN थायोसाइनाइड, लाइक दिस वी हैव सेवरल फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन हम फिलहाल IUPAC में ध्यान रखेंगे बेटा, ये वाले जो ग्रुप्स है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, इनको मैं कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानूंगी। दे आर फंक्शनल ग्रुप नो डाउट, बट इनका प्रायोरिटी इतना कम होता है कि IUPAC में हम लोग इनको सब्स्टिट्यूएंट मान के चलते हैं। तो जब हम IUPAC पढ़ रहे होंगे, हमें कहीं पे भी Cl Br I फ्लोरीन नाइट्रो ग्रुप्स दिखेंगे तो वी विल बी कंसीडरिंग देम एज सब्स्टिट्यूएंट, वी विल नॉट बी कंसीडरिंग देम एज अ प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप। इज दैट क्लियर टिल नाउ? और बाकी सारे मेरे फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला डाउट आता है वो ये आता है कि व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूएंट एंड व्हाट इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है बेटा, इनको छोड़ के ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर आपको ये दिख रहे हैं मतलब ये फंक्शनल ग्रुप्स है। इसके अलावा Cl Br आयोडीन या नाइट्रो दिख रहे हैं मतलब आप इन्हें क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या एल्कीनाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, वो अलग से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम से सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या होते हैं। तो एक सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट से ये हो गए आपके सामने। जब नाम नहीं लिखना आएगा तो फिर आप आगे कैसे करोगे, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए सब्स्टिट्यूएंट और कौन से होता है बेटा, जैसे आप जानते हैं एल्केन होता है। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, दिस इज एल्केन।
अगर मैंने एल्केन से एक H हटाया, मतलब एल्केन -1H, that means the formula would be CnH2n+1. This is known as alkyl, and alkyl groups are taken as substituents. For example, आपके पास ये मीथेन होता है CH4, this is मीथेन, इसका एक H हटा दो, क्या बनेगा? CH3, this is known as methyl. Methyl is taken as the substituent if it is present and not considered as a part of main chain. अगर आपके पास है बेटा C2H6, this is ethane, एक H हटा दो C2H5, that would be ethyl. समझ रहे? तो ये अल्काइल फंक्शनल ग्रुप्स भी हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कोई और ले लिया आपने ले लिया C4H10, ब्यूटेन होता है, उसका एक H हटा दिया तो C4H9 इज ब्यूटाइल, राइट. ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास जो एग्जिस्ट करते हैं वो ये हैं. सिमिलरली आपके पास लेट्स से कोई एल्कीन है, उसका भी आपने एक H हटा दिया तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एल्कीनाइल. तो अब देख रहे एल्केन से एल्काइल कैसे बना. ये जो है मतलब AKL AN की जगह मैंने YL लगा दिया, यही किया ना. सेम चीज यहाँ पर करी मैंने, यहाँ पे भी क्या किया, ये EN जो होता है इसकी जगह YL लगा दिया तो एल्कीनाइल बन जाता है ये. तो एल्कीनाइल कैसे होता है, जैसे सपोज आपके पास बेटा इथीन है, दिस इज इथीन, तो कार्बन का एक H हटा दो, CH डबल बॉन्ड CH2, जो ये बनेगा उसे बोलेंगे इथीनाइल, राइट. सिमिलरली आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, ठीक. इस प्रोपीन से भी अगर हम एक H हटाएंगे तो प्रोपीनाइल बनेगा. अब एक H कहाँ से हटाते हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे, यहाँ से H हटाना है, यहाँ से H हटाना है, या यहाँ से H हटाना है, विल गोइंग टू डिस्कस इट. ये कॉम्प्लिकेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन ये जैसे कोई भी एल्कीन होता है उससे आप एक एक H हटाते रहो तो एल्कीनाइल बनता रहता है. वैसे एल्काइन से एक एक H हटाते रहो एल्काइनाइल बनता रहता है. बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझ आएंगी, बट आप इतना समझ लो ये वाले जो ग्रुप्स होंगे ये सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, बस जो एल्केन एल्कीन एल्काइन से जो भी बने हुए कार्बन चेन से बनेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे. बाकी ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे एंड रेस्ट एवरीथिंग वुड बी द मेन चेन. तो एक तरीके से लेट्स से ये मेन चेन है आपकी, जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड्स है, तो इसके ऊपर जो भी ये सब लगा हुआ है ना ये सब सब्स्टिट्यूएंट होगा, और जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो मेन चेन का वैसे ही पार्ट हो जाना, सब्स्टिट्यूएंट ही मेन चेन का पार्ट नहीं होगा ना. तो जो भी इसके ऊपर XYZ लगा रहेगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा. ये हमारी मेन चेन होगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप सब कुछ प्रेजेंट रहेगा. रेस्ट इस मेन चेन के बाहर जो भी सारी चीजें वो सारी चीजें क्या रहेंगी, सब्स्टिट्यूएंट रहेंगी. यहाँ तक बात क्लियर होती है, इसको नोट कर लीजिए. फंक्शनल ग्रुप फिर मेन चेन में ले लूंगी ना बेटा मैं, जहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स. IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा अनब्रांच्ड एल्केन्स, ऐसे एल्केन्स जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है. इसका नाम तो आपको सीधा सीधा पता है, जैसे CH4 है, CH3 है, CH3 CH2 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 CH3 है, लेट्स से CH3 CH2 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 इस तरीके से है. आपके पास कोई ब्रांचिंग नहीं है चेन में, स्ट्रेट चेन है. तो आप सिंपल बात करिए, आपका IUPAC का रूल क्या था, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है जो आपको ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, पर सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं तो मैं नहीं लिखूंगी. उसके बाद मैं लिखती हूँ साइक्लिक, कि साइक्लिक भी नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं लिखूंगी. फिर मैं सीधा किस पर आऊंगी बेटा, वर्ड रूट पे. अब वर्ड रूट क्या क्या होते हैं जरा सुनेंगे यहाँ पे. अगर मेरे पास मेन चेन में एक कार्बन है तो वर्ड रूट होगा मेथ, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा एथ, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो 2 डेक. इससे ज़्यादा वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है. फिर ट्राई डेक वगैरह वगैरह बहुत आते हैं, पर आई थिंक इट्स इनफ टिल नाउ. तो
आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता था बेटा, ब्रांचिंग नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट होगा नहीं। देन यू हैव टू गो एंड राइट साइक्लिक, साइक्लिक भी नहीं है तो नहीं लिख रहा, सीधा मैं वर्ड रूट पर आऊंगी। तो मैं वर्ड रूट पर आऊंगी तो मेन चेन एक ही कार्बन का है, तो वर्ड क्या रहेगा बेटा, मैथ। नाम आ गया मैथ वर्ड रूट का। और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है नहीं, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में से क्या लिखेंगे, एल्केन। एल्केन के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स एन। फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो मेथेन। इसका वैसे ही सिंपली क्या नाम आ जाएगा बेटा, इथेन, है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब पेंटेन। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो हेप्टेन। तो ये जब ब्रांचिंग नहीं है तो स्ट्रेट अवे नाम आ जाता है सीधा वर्ड रूट प्लस एन करके। बट अगर मेरे पास ब्रांचिंग है तो ब्रांच्ड एल्केन अगर मेरे पास प्रेजेंट है, देन व्हाट यू हैव टू डू इन दैट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे लेट्स से मेरे पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। अब इस केस में आपको दिख रहा है बेटा, सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, अगर आपने ये मेन चेन ली तो ये कार्बन ब्रांच हो जाएगा, और अगर आपने ये मेन चेन ना लेके लेट्स से ये वाली मेन चेन ली तो ये कार्बन ब्रांच हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई ब्रांच आएगा, चारों के चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में तो आ नहीं सकते, तो ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रही है, पहली चीज। ना दूसरी चीज है, जब भी ब्रांचिंग एग्जिस्ट करेगी मतलब मॉलिक्यूल के अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है कोई, आपको अल्कोहल अल्कोहल कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, टेकिंग द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, केस 1 मेन चेन का। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या ही ले सकते हो स्ट्रेट चेन में, या तो 3 ऐसे ले लोगे या 3 ऐसे ले लोगे, 3 ही तो ले सकते हो ना। लेकिन हमेशा मेन चेन जो बेटा शुरू होती है वो एक एंड से, एक टर्मिनल से शुरू होती है, दूसरे टर्मिनल पे खत्म होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से शुरू करा यहाँ खत्म कर दिया, एक टर्मिनल पे खत्म करनी है, एंड पॉइंट पे खत्म करनी है। तो यहाँ से शुरू करा तो या तो ये एंड पॉइंट है या तो ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ से शुरू करा या तो ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो, ठीक है। बीच पे नहीं खत्म करते, बीच से कोई मेन चेन नहीं लेते कि नहीं मैम ये मेरी मेन चेन, आई कांट टेक इट दिस वे। मैं अगर एक कॉर्नर से शुरू करी हूँ ना, अनदर कॉर्नर तक मैं जाऊंगी। अब मैंने 3 कार्बन लेने मैक्सिमम, या तो ये 3 ले सकती हूँ या तो ये 3 ले सकती हूँ, कि मेरी चॉइस है, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए। लेट्स से मैंने ये वाला मेन चेन ले लिया, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है, ये वाला लेती उसमें भी 3 कार्बन होता, कोई भी ले सकते थे, आपकी चॉइस है। लेट्स से मैंने लिखा। तो अब आप क्या करते हैं, जब आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, सबसे पहले आपका क्या था, सफिक्स में यही था ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा उसे पहचानिए, CH4 होता तो मीथेन कहलाता, CH3 है तो मैडम को क्या होता है, एल्केन से एक H हटाते तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। तो इसका नाम क्या हुआ बेटा, मिथाइल, ठीक है। बट मिथाइल कौन से कार्बन से अटैच है ये मुझे बताना पड़ेगा, है ना। तो मैं हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के आगे उसकी पोजीशन लिखती हूँ, और पोजीशन के लिए मैं इस मेन चेन को नंबरिंग करती हूँ, और नंबरिंग इस मेन चेन की इस तरीके से की जाएगी कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, राइट। सो नंबरिंग ऑफ द मेन चेन इज डन, नंबरिंग ऑफ मेन चेन इज डन सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। तो बेटा नंबरिंग भी हमेशा टर्मिनल से शुरू होती है, टर्मिनल पे खत्म होती है। तो आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से आपकी श्रद्धा है, आप यहाँ से शुरू करोगे तो इसे 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से शुरू करोगे तो भी इसे 2 नंबर ही मिलेगा। तो एनी वे यू कैन फॉलो। तो लेट्स से वी हैव फॉलोड दिस। तो 2 पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, मिथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखूंगी, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है 2 मिथाइल, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, मतलब प्रोप। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, मतलब एन। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। डिड यू गेट द पॉइंट? दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। नाउ लेट्स गो ऑन टू सम कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स। लेट्स से वी हैव दिस। तो कोई भी एक कॉर्नर से शुरू करो, मेन चेन को सेलेक्ट करना। आप इस कॉर्नर को भी ले सकते हैं, इस कॉर्नर को भी ले सकते हैं। आपको मेन चेन ऐसी लेनी है कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या हो, मैक्सिमम, क्योंकि ना आपके पास डबल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अगर मैं स्ट्रेट चेन में चलती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे। बट अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएंगे। फिर अगर यहीं से चलूँ 1 2 3 4 5 फिर 6 कार्बन आएंगे।
तो मैं कहीं से भी चल रही तो मैक्सिमम कितना कार्बन आ रहा है, 7 कार्बन। तो मैं 7 कार्बन की मेन चेन लेके चलूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर टिल दिस कॉर्नर। दिस इज माई मेन चेन। नाउ दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बेटा, मिथाइल। दिस इज ऑल्सो मिथाइल एंड दिस इज ऑल्सो मिथाइल, but I have to do the numbering such that my substituent should get the lowest number. Now where is my substituent if I start numbering from here? numbering corner से की जाती है, तो 1 2 3 मिलेगा इसे, फिर 4 5, तो 3 और 5 आएगा, 1 2 3 4 5, 3 और 5 आएगा। यहाँ से करो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 3 और 5 आ रहा है, तो 3 और 5 ही आ सकता है। तो यहीं किसी से भी नंबरिंग कर सकते हो, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, एज यू लाइक। तो लेट्स से वी हैव स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे भी बेटा मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो दोनों को क्लब करके लिख दो। 3 मिथाइल 5 मिथाइल, एक साथ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 3 5 डाई मिथाइल, कि दोनों पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। तो 3 5 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 7 कार्बन, मतलब हेप्ट। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब एन, मतलब हेप्टेन। डिड यू गेट द पॉइंट? एनी डाउट? Now you will be writing the nomenclature of this kind of a system. तो अब हमने करा क्या, बस कार्बन ना लिख के बॉन्ड्स बना दिए। That's what we have done. तो सोचो, यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन 9 बन रहे उधर से। अभी कहीं और से देखेंगे, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। शाबाश, ऐसे ढूंढना है। तो मैक्सिमम कितने बन रहे हैं, 4 5 6 7 8 9। कौन से, नीचे वाले से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ऊपर वाले में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बन रहे बेटा, कहीं से भी जा 8 ही बन रहे हैं। यहाँ से चल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैक्सिमम कितने कार्बन का बन रहा है, 8 कार्बन का। तो 8 कार्बन का अब आपको सेलेक्ट करना है। तो 8 कार्बन वाले कितने हैं उसको रख लो पिक्चर में, ध्यान रखना मेरी बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये है 8 कार्बन का मेन चेन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट देखो बेटा कितने हैं उस पे, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर मैं ये वाली मेन चेन लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जा या ऐसे जा, लेट्स से ये वाली मेन चेन ली। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, लेट्स से दिस डॉटेड वन इज माई मेन चेन, देन 1 2 एंड दिस एंटायर थिंग वुड बी 1 ना, 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे मेरे पास। तो जब एक से ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन की चेन होती है तो मैं वो चेन सेलेक्ट करती हूँ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रही है। तो मैं डॉटेड वाले को सिलेक्ट ना करके बोल्ड लाइन वाले को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि उसमें मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो पहले सुन लिया करना इधर। अगर सपोज ये डॉटेड वाली मैंने मेन चेन ली तो उस पर 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट और ये पूरा एक 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे ना, तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो मैं बोल्ड लाइन लूंगी क्योंकि उस पर 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो मैं इस डॉटेड वाले को यहाँ से हटा देती हूँ। मैक्सिमम 8 कार्बन की पेन चेन है मेरे पास और 4 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4। अब देखिए सुनना ध्यान से, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। दिस इज मिथाइल, क्योंकि खाली CH3 होगा। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, 1 2 3 कार्बन का है, तो प्रोपाइल। ये होगा 2 कार्बन का इथाइल, ये भी 2 कार्बन का क्या होगा बेटा, इथाइल। समझ रहे हैं? अब सपोज मैंने इस कॉर्नर से नंबरिंग शुरू करी तो 1 2 3, मिथाइल को 3 मिला। मैंने इस कॉर्नर से नंबरिंग शुरू करी तो 1 2 3, इथाइल को 3 मिला। तो दोनों साइड से लोएस्ट नंबर तो 3 3 आ रहा है। तो अब मैं कहां से नंबरिंग शुरू करूं, जब दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले तो वहां से शुरू करो जहां अल्फाबेटिकली लोएस्ट अल्फाबेट का उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। मतलब इथाइल और मिथाइल में से ई पहले आता है, तो इथाइल शुड गेट द लोएस्ट नंबर। डिड यू गेट द पॉइंट? तो क्योंकि अगर मैं यहां से शुरू करूं तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट क्या बन रहे हैं, 3 पे मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, 5 पे इथाइल, 6 पे इथाइल, है ना। मतलब 3 4 5 6 आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट का नंबर।
यहाँ से शुरू करा 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 तो दोनों साइड से आ रहे हैं, बट लोएस्ट मिलना चाहिए फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। इफ both the sides substituents are getting the lowest locants then alphabetical order is preferred। तो इधर इसको लोएस्ट मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। क्लियर है? तो 3 और 4 पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? इथाइल, तो 3 4 डाइथाइल। और अल्फाबेटिकली ही ये जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ये भी अल्फाबेटिकली लिखना है, और जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली लिखोगे तो डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई से शुरू होता है, इथाइल से, प्रोपाइल से, तो नाम सब्स्टिट्यूएंट का भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाता है। तो इथाइल पहले लिखा, प्रोपाइल और मिथाइल में से किसको पहले लिखूंगी? मिथाइल को या पी को? एम पहले आता है या पी पहले आता है? एम पहले आता है, तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा फिर प्रोपाइल। तो 6 पर आएगा मिथाइल, 5 पे आएगा प्रोपाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? So the name of the substituent is also written in alphabetical order. In that case, ditri is not considered in alphabetical order. Alphabetical order is E, M and P, right? Then let's come to the word root. Word root मेरा कितना है? 4 मतलब 8 कार्बन ऑक्ट, और डबल बॉन्ड है नहीं तो ऑक्टेन। ये इसके साथ ही है, जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो नाम है 3 4 डाइथाइल, 6 मिथाइल, 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। Is that clear?